हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वीव्यू ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखेंगे मेजर हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता यूनिट 1 है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए हम इसका विस्तार से देखते हैं, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ-कहाँ तक फैला था, विशेषताएँ एवं पतन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, विस्तार, विशेषता एवं पतन। चलिए पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का परिचय। मुख्य बिंदु में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम सिंधु घाटी है। इसका विकसित जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में माना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक नागरिक सभ्यता में से एक थी। इसका नाम हड़प्पा नामक स्थल से पड़ा, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। यह ना हड़प्पा हड़प्पा क्षेत्र के नाम से ही इसका नाम पड़ गया था। व्याख्या को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता केवल सिंधु नदी के आसपास सीमित नहीं था। हड़प्पा सभ्यता जो था ना दोस्तों, कि ये सिंधु नदी के आसपास सिर्फ नहीं था, ये बहुत जगह तक फैला था। यहाँ सरस्वती नदी से जोड़ने वाली नदियाँ प्रणाली तथा गुजरात एवं हरियाणा तक भी ये फैला था। इसलिए आज हड़प्पा सभ्यता अधिक उपयुक्त माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता बहुत दूर तक फैला था। अभी भारत क्षेत्र का जो राज्य है हरियाणा वगैरह साइड से भी मिलता है ये। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, इसका जन्म कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता अचानक पैदा नहीं हुआ, ये हमेशा से था, लेकिन इसका इसका खोज किसने किया? इसको कैसे सब लोग इसको कैसे जाने, इसे हम देखते हैं। मुख्य बिंदु, हड़प्पा सभ्यता का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। जो हड़प्पा सभ्यता का था, उसको इतिहास में कैसे जाना गया? बहुत लंबे समय के बाद इसे जाना गया। शुरू से इसे नहीं पता था कि इसमें यहाँ कोई रहता था या नहीं रहता था। बहुत खोज हुई तब जाके हड़प्पा सभ्यता का पता चला था। व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता से पहले उत्तर-पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीपों में कई नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृति मौजूद थी। इन समुदायों ने धीरे-धीरे कृषि, अस्थायी निकास, गाँव, शिल्प, उद्यम, व्यापार, बड़े नगर की दिशा में विकास किया। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी बहुत नवपाषाण यानी कि नए-नए शहर मिल गए थे, लेकिन ताम्रपाषाण यानी कि तांबे-उम्बे का भी खोज हो गया था। उसके बाद जाके हड़प्पा का मिला था हमें, मतलब उसके बारे में पता चला था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता को किसी एक व्यक्ति या एक घटना द्वारा स्थापित सभ्य नहीं माना जा सकता। हड़प्पा सभ्यता एक व्यक्ति द्वारा नहीं था और एक द्वारा इसका स्थापित भी नहीं किया गया था। इसमें मेहरगढ़ की कुछ भूमिका है, इसको देखते हैं। मुख्य बिंदु, मेहरगढ़ को हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक पृष्ठभूमि समझने का महत्व माना जाता है। मेहरगढ़ से ही हड़प्पा सभ्यता तक पहुँचने का ये ना प्रारंभिक था, शुरुआती था। यह वर्तमान में ना बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का एक अभी राज्य है। व्याख्या, मेहरगढ़ में कृषि, पशुपालन और अस्थायी जीवन के प्रमाण बहुत पुराने समय से मिलता है। यहाँ के लोग ना गेहूँ, जौ की खेती और पशुपालन किया। मेहरगढ़ में पशुपालन भी था और वहाँ पे पशुपालन, गेहूँ, जौ का खेती भी करते थे लोग। धीरे-धीरे ऐसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुए जिसने बाद में बड़े और अधिक संगठित हड़प्पाई नगरों के विकास के लिए आधार तैयार किया। धीरे-धीरे है ना, वहाँ पे संगठित हुए लोग और वहाँ पे हड़प्पा जैसे नगर यानी कि शहर जैसे का विकसित हुआ। सरल श्रम देखते हैं। यहाँ से शुरुआत कैसे हुआ, हड़प्पा तक हम कैसे पहुँचे, उसका एक सूची दिया गया है। सबसे पहले है मेहरगढ़ जैसे प्रारंभिक कृषि संस्कृतियाँ आएँ, फिर प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ, फिर परिपक्व हड़प्पा सभ्यताएँ, उत्तरवादी हड़प्पा संस्कृति संस्कृति। फिर था हड़प्पा सभ्यता का काल विभाजन। इसका काल विभाजन यानी कि समय कैसे इसमें बाँटा गया है। इसको 3 चरणों में मुख्यतः बाँटा जाता है, जो कि इसका 3 चरणों में इसमें बाँटा जाता है, कि जो कि पहले 3300 से 2600 ईसा पूर्व था। पहले ना दोस्तों ईसा पूर्व ना, जैसे कि पहले उल्टा चलता था ईसा पूर्व, मतलब ईसा बिफोर क्राइस्ट उल्टा जाता था। अब बिफोर कॉमन एरा है, मतलब अब ना बीसी, मतलब पहले हम लोग पहले पीछे जाते थे। अब ये 0 से फिर 1-2 से स्टार्ट हुआ, अब 2026 चल रहा है, अब हम आगे जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह पहले पीछे का ईसा पूर्व जिसे बोला जाता है। प्रारंभिक हड़प्पा काल क्या था? 3300 से 2600 ईसा पूर्व। यहाँ पे विशेषता क्या था? छोटे गाँव और कस्बे थे, कृषि एवं पशुपालन, स्थानीय व्यापार, फिर मिट्टी के बर्तन, धीरे-धीरे नगरों की ओर विकास। इसमें धीरे-धीरे नगर की ओर विकास कर रहा था। दूसरा में देखते हैं परिपक्व हड़प्पा काल, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित चरण था। इस समय बड़े नगर बने। यहाँ पे जो बीच वाला जो काल था, यहाँ बड़े-बड़े नगर बने, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, जल निकासी व्यवस्था विकसित हुई। यहाँ पे ना जब बारिश-वारिश हो या नदी, इसमें निकासी निकलने का सुविधा हो ताकि पानी जमे ना, व्यापार बढ़ा। मुहरों का प्रयोग हुआ। यहाँ पे ना, यहाँ से सिक्के चलने स्टार्ट हो गए थे। मतलब वहाँ पे सिक्के आने की, आजकल के सिक्के नहीं, मुहरों कोई तांबे-उम्बे का मुहर चलाते थे। मानकीकृत भार
भाट माप मिले, इसमें भाट वगैरह माप भी मिलने लगे थे, इसमें वज़न का भी प्रयोग होने लगा था। शिल्प उत्पादन बढ़ा, यहाँ पे कपड़े वगैरह का भी शिल्प उत्पादन बढ़ा। यही वह चरण है जिसे सामान्यतः जो है हड़प्पा सभ्यता की चरम अवस्था को कहा जाता है। यही जो चरण है जो सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता को आगे बढ़ाने में मजबूत किया था और आगे बढ़ा था। इसका जो है तीसरा चरण है उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद का है, ठीक है? व्याख्या, बड़े नगरों का महत्व कम होने लगा। कई क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियाँ बढ़ी और हड़प्पा संस्कृति का स्वरूप बदल गया। यहाँ पे धीरे-धीरे ना नगर कम होने लगे, ग्रामीण का क्षेत्र बढ़ने लगा। इसीलिए इसे सीधे सभ्यता का पूर्ण अंत कहना सही नहीं है, बल्कि नगरीय व्यवस्था का कमज़ोर होना और सांस्कृतिक का क्षेत्र रूप में बदलना। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे नगरीय व्यवस्था था ना, उसका धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगा था और धीरे-धीरे खत्म होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है? मुख्य बिंदु इसका क्या है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत विशाल था, ये बहुत बड़ा था। पूर्व से लेके पश्चिम यानी कि पूर्व बलूचिस्तान से मकरान क्षेत्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। उत्तर-दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे अफ़गानिस्तान से निकटतावर्ती क्षेत्र से गुजरात तक था। अच्छा खासा अगर भारत का नक्शा देखोगे तो बहुत बड़ा था। इसका प्रमुख क्षेत्र आज के देखते हैं आज के समय में इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? पाकिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ तक फैला गया था। मतलब समझ रहे हो आधा से ज़्यादा पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। महत्वपूर्ण स्थल आजकल ना हम देखते हैं कि इसका स्थल कहाँ-कहाँ पाया जाता है, जैसे कि हम देखेंगे अभी कुछ महत्वपूर्ण स्थल, उसका वर्तमान क्षेत्र और इसकी विशेषताएँ देखेंगे। लेकिन अभी हमको सिर्फ़ मोहनजोदड़ो पढ़ना है तो हम ये ज़्यादा पॉइंट को नहीं बस सिर्फ़ आप लोग ध्यान दे लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। जैसे कि हड़प्पा अभी कहाँ है? पंजाब, पाकिस्तान में। इसका सभ्यता का नाम इसी से है, जो इसका नाम पड़ा इसी के नाम से पड़ा। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंध, पाकिस्तान, विशाल स्नानागार। यहाँ पे मोहनजोदड़ो को ना स्नानागार यहाँ पे ना बहुत बड़ा स्नानागार नहाने का घर था। धोलावीरा आप ये सब कुछ पॉइंटों को देख लेंगे और इसे अभी ये पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ़ अभी मोहनजोदड़ो को देखना है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएँ क्या थी? विकसित नगर योजना पहला कुछ-कुछ पॉइंटों को आप लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि आपको अगर पॉइंट पता हो विकसित नगर योजना तो इसके बारे में आप 4-5 लाइन खुद से लिख सकते हो। इसलिए आप पॉइंटों को लिखते रहना। विकसित नगर योजना हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। यहाँ पे ना मतलब एक क्रम जैसा नगर था, मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ-तहाँ था, एक क्रम जैसा नगर था। व्याख्या सड़कों को कोई जगह एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटते हुए बनाया गया था। यहाँ पे ना दोस्तों जब सड़क बनाया गया था ना, तो ऐसे एकदम समकोण पे काटता था, एकदम चारों चारों साइड से चौराहा जैसा था। एकदम जैसे-तैसे रास्ता नहीं बना हुआ था इसमें। गलियाँ और सड़कें बनी। कई नगरों में सामान्यतः 2 प्रमुख भागों की पहचान की जाती थी। यहाँ नगरों में कभी-कभी 2 जैसे कि उच्च दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। कहीं-कहीं बड़ा क्षेत्र था, कहीं-कहीं निचला नगर क्षेत्र था। हालाँकि सभी हड़प्पा नगर बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। हाँ, कहीं-कहीं जैसे कि हड़प्पा बहुत जगह फैला था, तो हर नगर एक जैसा नहीं था। लेकिन जहाँ का जो नगर था उसमें ऐसे चौराहा समकोण पे उसके रास्ते काटते थे, गलियाँ विकास थी, सड़कें बने थे। अब इसका ना जल निकासी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा व्यवस्था था वहाँ पे जल निकासी का मोहनजो मतलब हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम अत्यंत विकसित था, बहुत विकसित था एकदम आज के समय में आप समझ सकते हो जापान जैसा था मतलब। व्याख्या घरों से निकलने वाला पानी नालियों के माध्यम से बाहर जाता, कई नालियाँ ढकी हुई थी, मतलब एक दिन उसको खुला नहीं छोड़ सकते। आज के ज़माने में तो नालियाँ अभी भी खुली रहती है। इसका पता चलता है कि नगर निर्माण करते समय केवल मकानों पर ही नहीं बल्कि स्वच्छता और जल प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया था। याद रखने का ट्रिक देखते हैं कुछ होगा। हड़प्पा इक्वल टू पक्की ईंटें प्लस नाली प्लस सफाई। हाँ, हड़प्पा में क्या था? पक्की ईंटें का प्रयोग किया था तभी तो नगर बना था। नालियाँ अच्छी थी तभी तो उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था और नालियाँ ये सबसे सफाई बहुत अच्छे होते इसलिए सफाई भी था। अब यहाँ पे देखते हैं पक्की ईंटों का प्रयोग। निर्माण में पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। जब नगर बनेंगे तो यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया तो बहुत बड़े पैमाने पे एकदम। ईंटों के आकार में ईंटों के आकार में एक प्रकार का मानवीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। इसमें संकेत मिलते हैं कि निर्माण कार्य में कुछ सम्मान मानदंड अपनाए जाते हैं। हाँ, उसमें कुछ ईंटों में कुछ-कुछ चित्र भी बने थे, ऐसे-ऐसे मतलब दिखाए गए थे। चौथा पॉइंट देखते हैं जल प्रबंधन। मुख्य बिंदु हड़प्पा ने पानी को संग्रहित किया और नियंत्रण करने के लिए कई व्यवस्था विकसित की। विशेष रूप से धोलावीरा में जल संचय और जल संग्रह का अत्यंत प्रभावशाली व्यवस्था मिली। जैसे कि जल प्रबंधन तो उसको एक जगह रोका भी और उसका नियंत्रित भी किया, उसको कहाँ पे कितना प्रयोग करना है। उसी तरह धोलावीरा में ना जल संचय मतलब जल संग्रह का एक अत्यंत प्रभावी व्यवस्था मिली। वहाँ पे ना जल संग्रह का एक अत्यंत जैसे कि उसको पानी को रोक के रखना और उसका प्रयोग करना, ये कहाँ पे? में धोलावीरा में दिखाया गया था।
यह बताता है कि यहाँ के लोग जो स्थानीय पर्यावरण और पानी का उपयुक्त के अनुसार तकनीक विकसित करते थे। यहाँ विकसित करते हैं। महान स्नानागार, यहाँ पे महान स्नानागार, मुख्य बिंदु मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, महान स्नानागार बहुत प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो का ना भी मतलब एक महान जो स्नानागार है बहुत प्रसिद्ध है। यह एक बड़ा जलकुंड था, बहुत बड़ा, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ और संरचनाएँ थी। जैसे समझ लो आजकल का स्विमिंग पूल, लेकिन उसके चारों ओर सीढ़ियाँ थी। इसके वास्तविक उद्देश्य को लेकर निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन संभव इसका धार्मिक या सामुदायिक महत्व रहा होगा। इसका उद्देश्य क्या था अभी उसका प्रमाण नहीं है, लेकिन शायद अनुमान लगाता है कि धार्मिक या सामुदायिक महत्व हो रहा होगा। अब ना उसके समय में हड़प्पा सभ्यता के समय में हम कुछ कृषि का इम्पोर्टेंस को देखते हैं। मुख्य बिंदु हड़प्पा अर्थव्यवस्था जो थी उसका आधार कृषि और पशुपालन था। मतलब वहाँ का जो अर्थव्यवस्था वहाँ पे जो वहाँ का अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना कि वहाँ का रहन-सहन जो उसका डेवलप इकोनॉमी कितना है और उसका व्यापार कैसे होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कृषि और पशुपालन ही उसका भागीदार कर देते थे, मतलब मुख्य भी वही देते थे। प्रमुख फसलें क्या था, गेहूँ का उस लोग मतलब फसल रोपते थे, जौ को, मटर को, तिल, सरसों, कपास। व्याख्या हड़प्पा को कपास के प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं में गिना जाता है। कृषि के साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। कृषि के साथ तो पशुपालन भी था महत्वपूर्ण, इसीलिए यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता था और कृषि किया जाता था। अब पशुपालन में बैल को पालता था, गाय को पालता था, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी से अपना दैनिक भी गुज़ारा करता था। सूअर को भी पाला जाता। बैल कृषि और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जैसे बैल और कृषि देखो, बैल क्या है परिवहन भी कर सकता है और कृषि में आपका मदद भी कर सकता है। हड़प्पा मुहावरों पर विभिन्न पशुओं का आकृतियाँ मिलती है। जो हड़प्पा को आप ढूँढा गया उसका मुहरों जो होता है जो कुछ चित्र बने थे उसमें बहुत से विभिन्न पशु यानी कि बहुत अलग-अलग प्रकार के पशु का हमें चिन्ह मिलता है। व्यापार को देखते हैं। हड़प्पा का आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार था। मतलब वो बाहर से भी व्यापार करता और अपने आपस में भी व्यापार करता। हड़प्पा क्षेत्र से प्राप्त कुछ वस्तुओं और विदेशी क्षेत्र मिले हड़प्पा सामान से लंबी दूरी से के व्यापार के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा का जब खोजा गया था तो जाना जाता था कि ये ना लंबी दूरी के व्यापार संकेत मिलते मतलब बहुत दूर-दूर तक व्यापार करते थे। विश्व विशेष रूप से मेसोपोटामिया के साथ संपर्क महत्वपूर्ण था। जो हड़प्पा सभ्यता था वो ना मेसोपोटामिया एक देश के नाम वहाँ से लोग ना व्यापार संबंध करते थे। मेसोपोटामिया के कुछ अभिलेख जैसे कि मेलुलह नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मतलब मेसोपोटामिया कोई देश है, वहाँ पे एक मेलुलह जगह है। वहाँ का ना उसके मतलब वहाँ का ज़िक्र मिलता है कि यहाँ से हम लोग ना व्यापार करते थे, जिसका कोई विद्वान हड़प्पा क्षेत्र से जोड़ते हैं। हालाँकि इसका मुख्य व्याख्या पर पूर्ण सहमति नहीं है। सब लोग नहीं मानते लेकिन कुछ-कुछ विद्वान ना इस बात को स्वीकार करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग करते भी हैं, कोई लोग नहीं भी करते हैं। शिल्प एवं उद्योग मतलब कला और उसका क्या-क्या था, उसको देखते क्या-क्या बनाता था। हड़प्पा वासी अनेक प्रकार के शिल्प में दक्ष थे। मतलब वहाँ के लोग ना बहुत प्रकार के शिल्प बनाने उसको आता था। जैसे कि मनके बनाना, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण, पत्थर काटना, शंख की वस्तुएँ, मुहर निर्माण। लोथल और मोहन लोथल और चुनदड़ो जैसे स्थानों से शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। मतलब महत्वपूर्ण परिणाम कहाँ-कहाँ से मिले? लोथल और चन्हुदड़ो से, वहाँ से ही मिले हैं। धातु का ज्ञान देखते हैं क्या था? हड़प्पावासी तांबा, काँसा मतलब धातु में से तांबा और काँसा का इनको सोना, चांदी मतलब 4 धा जैसे कि मोहनजोदड़ो में 4 धातु का ज्ञान था। तांबा, काँसा, सोना, चांदी जैसे धातुओं का प्रयोग करते थे। ये तो 4 धातु का ज्ञान था और 4 धातु का ही उन लोग प्रयोग करते थे। लेकिन हड़प्पा वासियों को लोहे का व्यापक ज्ञान नहीं था। लोहे का बड़ा पैमाना पर उपयोग बाद के काल में दिखाए जाते हैं। हड़प्पा वासियों लोग लोहे का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो लोहा का प्रयोग भी नहीं करते थे। सोना, चांदी और तांबा और काँसा का करते थे। मोहरे जैसे कि समझ लो जो आजकल का स्टाम्प होता है ना वही है आज यही मोहरे। हड़प्पा सभ्यता का पहचान उसकी मोहरे से भी होता है। अधिकांश मोहरे जो है कहाँ से सोप स्टोन से बनी थी। इन पर पशुओं और लिपि के चिन्ह मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध आकृति है यूनिकॉर्न यानी कि एक सींग वाला पशु। मुहरों का उपयोग संभावित व्यापार, पहचान, प्रशासन और धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित रहा होगा, लेकिन उनका सटीक उपयोग पर मामला में निश्चित नहीं है। मुहरे जैसे सबसे प्रमुख मुहरा पहली है एक सींग वाला पशु, जिसमें एक सींग होता है। जैसे एक सींग वाला घोड़ा मतलब गेंडा भी होता है, तो एक सींग वाला पशु का मुहरा सबसे ज़्यादा प्रचलित है।
हड़प्पा लिपि उसमें किस लिपि में उसका मतलब उसका पढ़ाई-लिखाई होता था, जैसे वो लिपि होता है तो वही। हड़प्पा वासियों का अपनी लिपि थी, मतलब उसका अपनी ही लिपि थी। व्याख्या, यह लिपि मुहरों, बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर मिलती है। लिपि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मुहरों पर मिलेगा, बर्तनों पर या ईंटों पर, अन्य वस्तुओं पर, या फिर कहीं पे मतलब चित्र बना हुआ कोई दीवार वगैरह में, तो वहाँ से हमें उसकी लिपि का ज्ञान होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हड़प्पा लिपि अभी तक निश्चित रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है, और उसकी लिपि अभी तक कोई पूरी तरह से नहीं पढ़ सका, और उसके बारे में अभी तक पूरी तरह से कोई नहीं जानता है। थोड़ा-थोड़ा चित्र से ही उसके पता को लगा पाते हैं कि क्या लिखा हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं। इस कारण हमें हड़प्पा वासियों की मतलब हमें किस तरह इस कारण हमें हड़प्पा वासियों की राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था, शासकों के बारे में प्रत्यक्ष लिखित जानकारी नहीं मिलती। जब हमें उसकी लिपि की ज्ञान नहीं होगी, तो उसकी राजनीति व्यवस्था कैसे होगी कि वहाँ पे लोग कैसे वहाँ का राजनीतिक धर्म कैसा था, सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के लोग कैसे रहते, शासकों, वहाँ का राजा कैसा था, तो उसके बारे में हम कन्फर्म नहीं पता कर सकते कि कैसी थी सो। हम अनुमान ही लगा सकते हैं। धार्मिक जीवन मुख्य बिंदु, हड़प्पाए जो वहाँ के वो लोग थे, धर्म के बारे में जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक प्रमाणों से मिलती है। जैसे कि कहाँ-कहाँ से मिलती है देखते हैं। प्रमुख प्रमाण, मातृदेवी जैसे मानी जाने वाली स्त्री मूर्तियाँ, पशु आकृतियाँ, पेड़-पौधों से संबंधित प्रतीक, कुछ मुहरें, अग्निकुंड जैसे प्रमाण। यहीं से हमें उनकी लिपि और उनके धर्म का व्यवस्था को पता मतलब बातें का ज्ञान होता है। महत्वपूर्ण सावधानी, इन वस्तुओं को बाद में हिंदू धर्म से सीधे जोड़ देना उचित नहीं है। पुरातत्व प्रमाणों की व्याख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सीधा आप ना हिंदू धर्म से नहीं जोड़ सकते, इसीलिए इनके विद्वानों में मतभेद थे। मूर्तिकला, अब हड़प्पा काल में मूर्तिकला किस-किस प्रकार की थी, कैसे-कैसे बनाए जाते थे उसको देखते हैं। कांस्य नर्तकी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा। मोहनजोदड़ो से एक ना कांस्य मतलब कांसा का जो बर्तन होता है, उसी तरह का एक नर्तकी यानी कि एक डांसर यानी कि नर्तकी तो ऐसे लेडीज होती है, नर्तकी लेडीज डांसर, उसका कुछ हमें एक मूर्ति मिला हुआ। पुजारी राजा जैसी प्रतिमा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध पत्थर की मूर्ति को पारंपरिक रूप से क्राइस्ट किंग कहा जाता है, लेकिन यह नाम आधुनिक व्याख्या है। यह निश्चित नहीं है कि वह वास्तव में पुजारी या राजा था। एक पुजारी जैसा कुछ प्रतिमा मिला होगा, लेकिन उसका वास्तविक रूप में पता नहीं वो पुजारी या राजा था, लेकिन उसे किस नाम से जानता है? क्राइस्ट किंग के नाम से जाना जाता है। सामाजिक जीवन, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था? समाज में विभिन्न मतलब प्रकार के कार्य करने वाले लोग रहे होंगे। क्या हड़प्पा सभ्यता में वो सब अलग-अलग लोग रहते होंगे, किसान जैसे कि एक जगह किसान भी रह सकता है, व्यापारी लोग भी रह सकता है, कारीगर लोग भी रह सकता है, श्रमिक भी रह सकता है, प्रशक्य वर्ग आदि, मतलब बहुत प्रकार के लोग रह सकते हैं। एक जगह में हमारे ही गाँव में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी सामाजिक जीवन अलग-अलग था। व्याख्या देखते हैं, मकानों के आकार और वस्तुओं में अंतर सामाजिक आर्थिक भिन्नता का संकेत दे सकता है, लेकिन हड़प्पा समाज की सटीक वर्ग व्यवस्था अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जैसे कि वहाँ पे क्या था, जैसे मुख्य बिंदु वहाँ पे लोग कितने प्रकार के लोग रहते थे, उसमें से मकान के आकार और वस्तुओं का अंतर सामाजिक आर्थिक भिन्न का संकेत दे सकता है। जैसे वहाँ पे जैसे कि किसी का बड़ा वास्तु आकार घर का आकार हो, तो वहाँ पे उसका आर्थिक बता सकता है कि वो नीचे था, थोड़ा गरीब था, थोड़ा अमीर था। वही यहाँ पे इस पॉइंट को बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन, वो खत्म कैसे हो गया, उसका नाश कैसे हो गया। उसमें सबसे ज़्यादा तो माना जाता है कि वहाँ पे प्राकृतिक आपदा हो गई थी, इसके कारण से हड़प्पा सभ्यता का नाश हो गया था। लेकिन मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। सबसे पहले एक बात समझो, हड़प्पा सभ्यता अचानक एक दिन में समाप्त नहीं हुआ। हाँ, एक दिन में तो नहीं समाप्त, बहुत धीरे-धीरे समय लगा, बहुत समय के बाद लगभग 1900 ईस्वी के बाद इसके बड़े नगरों में परिवर्तन दिखाई देते हैं, धीरे-धीरे करके। पहला कारण क्या रहा होगा? पतन के प्रमुख कारण। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन, दूसरा कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन, तीसरा कारण क्या है? बाढ़, व्यापार का कमज़ोर होना, यही नागरिक व्यवस्था का कमज़ोर होना, छठा संसाधनों पर दबाव, बाहरी आक्रमण का सिद्धांत, उसके बस 7 पॉइंट कम से कम ये देखना है कि हमें मतलब कैसे हड़प्पा सभ्यता का नाश हुआ था। पहले देखते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु में बदलाव ने कृषि और जल संसाधनों को प्रभावित किया होगा। जब बहुत ज़्यादा बारिश हुआ होगा तो
कृषि को पूरा नाश कर देगा, जल संसाधनों को भी प्रभावित किया होगा। भले ही वहाँ पे नालियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन जब नाली से भी ज़्यादा बारिश हो जाए तो अब वहाँ पे लोग डूब सकते हैं, बाढ़ आ सकती है वहाँ पे। यही कारण से क्या जलवायु परिवर्तन के बाद यदि वर्षा जैसे कि यदि वर्षा कम हुई या जलवायु अधिक शुष्क हुई, तो कृषि उत्पाद और नगरों का खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकता है। अगर बारिश कम हुआ तो फसल अच्छा नहीं होगा और ज़्यादा हुआ तो भी फसल अच्छा नहीं होगा, तो आदमी वहाँ पे भूखे रह सकता है, मर सकता है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन कब होता है? जब बहुत अधिक बारिश हो जाता है। आप ना बस पॉइंटों को ध्यान रखिए और अपने मन से लिखना है। ये सब पॉइंट ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है, ये सब कुछ भी नहीं है, आप खुद से लिखो। बस आपको पॉइंट ये नदियों के मार्ग का परिवर्तन, ये याद रखना है। क्योंकि पतन कैसे हुआ? नदियों के मार्ग में परिवर्तन, जब बहुत अधिक बारिश होता है, तो क्या होता है पानी ना से पानी पहले कहीं एक भी रास्ता से पार होता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, तो वो अपना रास्ता को बदल लेती है। इस कारण से वहाँ पे हो सकता है पानी उस शहर में आ गया होगा और शहर डूब गया होगा धीरे-धीरे। बाढ़, वही जब बारिश बढ़ जाता है तो बाढ़ आएगा और बाढ़ आएगा तो मोहनजोदड़ो से कुछ क्षेत्र में बार-बार बाढ़ परिमाण मिले हैं और अभी भी पता चलता है कि मोहनजोदड़ो जहाँ पे है, वहाँ पे भी बहुत बाढ़ आता है। इसके कारण मकान डूब सकते हैं, सड़कें, कृषि, व्यापार प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल, सड़कें बारिश हो गई तो सड़कें में कोई चल नहीं सकता, मकान डूब सकता है, व्यापार ठप हो सकता है। तो बाढ़ से भी व्यापार का कमज़ोर होना, जैसे कि बारिश हुआ, अब आप कुछ आप जैसे कृषि कर नहीं सकते, व्यापार किसी से कर नहीं सकते, दूर-दराज जा नहीं सकते, नेटवर्क मामले में कमज़ोर हो जाओगे, तो व्यापार तो स्वाभाविक सी रूप से कमज़ोर हो जाएगा। नगरीय व्यवस्था का कमज़ोर होना, बड़े नगरों जगह छोटी बस्तियों का महत्व बढ़ा। जब ना धीरे-धीरे वहाँ छोटी बस्तियों का भी महत्व बढ़ा था, बड़े नगरों को छोड़ने लगा था लास्ट में जब उसको 3 श्रेणियों में बाँटा गया था, लास्ट में छोटी शहरों का छोटी-छोटी बस्तियों का बढ़ा था। यहाँ पे 1900 ईसा पूर्व के बाद बड़े शहर, ग्रामीण बस्तियाँ, मानकीकरण, दूर-दराज व्यापार। यहाँ क्या है, धीरे-धीरे बड़े शहर घटने लगे थे। 1900 ईस्वी पूर्व के बाद का बात है। बड़े शहर यहाँ से इसका मतलब घट रहे थे, ठीक है? ग्रामीण बस्तियाँ जो है बढ़ रहे थे और मानकीकरण जो है वो भी घट रहा था, दूर-दराज व्यापार भी घट रहा था। क्या परिवर्तन जो है हड़प्पा सभ्यता का नगरीय पतन का परिवर्तन महत्वपूर्ण संकेत है। यहाँ से जो नगरीय पतन जो है नगर नगर जो शहर क्षेत्र का पतन इस कारण से ही हुआ था। संसाधनों पर दबाव। मुख्य बिंदु देखते हैं। बढ़ती आबादी और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण पर दबाव मतलब पड़ा हो सकता है। इससे क्या होता है? जैसे कि बढ़ती आबादी जब जनसंख्या बढ़ जाता है और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जैसे कि जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा संसाधनों का उपयोग होगा और अगर वो प्रचुर मात्रा में आपके पास नहीं है तो कम भी पड़ सकता है। तो इसी तरह संसाधनों पर दबाव पड़ा होगा और धीरे-धीरे जैसे कि यहाँ पे लकड़ी, पानी और कृषि भूमि जैसे संसाधनों का लगातार उपयोग पर्यावरणीय असुंत अंस असंतुलन पैदा कर सकता है। ये सब जैसे धीरे-धीरे घट रहा होगा ये हमेशा के लिए तो नहीं, ये तो घट रहा होगा, तो ये असंतुलन पैदा तो ही कर रहा है और धीरे-धीरे अकेले कारण नहीं माना जा सकता। यही सब कारणों से धीरे-धीरे इसका पतन हुआ होगा। अब बाहरी आक्रमण का सिद्धांत देखते हैं। पुराने इतिहास लेखक मानता है कि पत्तनों का आर्यों का आक्रमण भी था। धीरे-धीरे जब हड़प्पा सभ्यता का वहाँ पे आर्यों का आक्रमण का भी बताया था कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, इस कारण भी नष्ट हो सकता है। आर्य आक्रमण हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया। इस सरल व्याख्या का पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन इसका परिणाम नहीं मिलता, लेकिन कुछ जो हिस्ट्री को जानने जिसने बताया है, उसने उसका मानना है कि कुछ लोग आर्य को भी समर्थन देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि पर्यावरण क्षति से इसका नष्ट हुआ था, पतन हुआ था। चलिए इसका कुछ ना महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखते हैं जो कि आप अगर परीक्षा में दर्शा दिए तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल सकता है। गलत तरीका क्या है? अगर आप ना जैसे गलत तरीका था, एक कारण लिखें, एक कारण को लिखें और समाप्त कर दें, हड़प्पा सभ्यता समाप्त कर दें, लेकिन ऐसा नहीं, हमें आधुनिक समझ में देखना है। कैसे देखना है? जैसे कि नदी जैसे जलवायु परिवर्तन कैसे-कैसे नदी, बाढ़, व्यापार की कमी, आर्थिक परिवर्तन, नगरीय व्यवस्था का कमज़ोर होना, ठीक है? ये आधुनिक हो गया। फिर नगरीय सभ्यता का पतन दिखा देंगे। यहाँ पे हड़प्पा का नगरीय सभ्यता का पतन कैसे होता और इसके बाद लोग पूरी तरह गायब नहीं हुए। हड़प्पा परंपरा जो था, हड़प्पा का परंपरा के तत्व बाद की संस्कृति ने अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। हाँ, बहुत जगह मिलते हैं, तो आप इस तरह दिखा सकते हैं। पूरी हड़प्पा सभ्यता को एक नज़र में। अब हम ना इस पॉइंट को देखते हैं, जो पूरा हड़प्पा सभ्यता जो है ना एक नज़र में अगर आप इतना पॉइंट को अगर आपको याद है ना, तो आप पूरा आराम से सारा क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हो। मतलब पूरा 4 पेज, 5 पेज में लिख सकते हो। देखिए, क्या था सो? कृषि एवं पशुपालन, ठीक है? सबसे पहले वहाँ पे उत्पत्ति हुआ कृषि एवं पशुपालन से, ठीक है? फिर अस्थायी गाँव, फिर प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, नगर का विकास, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जो मतलब सेकंड वाला में नगर घर-उर बनने लगे पक्के ईंटों का 2600 से 1900 ईसा पूर्व।
प्रमुख विशेषताएं: नगर योजना, नालियां, पक्की ईंटें, जल प्रबंधन, ये सब बढ़ा। कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्प एवं उद्योग, मुहरे प्लस अपठित लिपि, पतन। अब इसका जो 1900 के बाद इसका पतन हुआ, कैसे नाश हुआ, 1900 ईसा पूर्व के बाद। जलवायु परिवर्तन, और इसका मतलब क्या है, इसके बाद, इसका बाद है पीछे आना, 1900 के बाद, 1900 है ना, तो यहाँ पे 1899, 1897, बाद का मतलब यहाँ पे पीछे ईसा पूर्व में जाना है। अब इसका पतन कैसे होता? जलवायु परिवर्तन, नदी परिवर्तन, बाढ़, व्यापार में कमी, आर्थिक परिवर्तन, नगरीय केंद्र का पतन और क्षेत्रीय संस्कृति का विकास। अब ना कुछ देखिए, आपको ना निष्कर्ष ना जरूर लिखना होता है, मतलब एक क्वेश्चन है हिस्ट्री वगैरह में, तो आपको निष्कर्ष जरूर लिखना होता है। और निष्कर्ष ये होता है कि ये जरूरी नहीं कि यही लिखना है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, जो आपने ऊपर लिखा है उसी को एक एक पॉइंट करके थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप का एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता थी। एक ना भारतीय उपमहाद्वीप का अत्यंत विकसित, मतलब बहुत विकसित नगरी, जिसका प्रमुख विशेषता जो है सुनिश्चित नगर, विकसित जल निकासी, मानवीकृत निर्माण, कृषि, व्यापार, शिल्प तथा जल प्रबंधन थी। यहाँ पे जो जो व्यवस्था हमने पढ़ा पहले, वो सब के बारे में बताया गया है। इसका पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, इसका पतन एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि पर्यावरण, जो पर्यावरण में जो चेंजिंग हुआ, जो जल्दी जल्दी चेंजिंग हुआ, आर्थिक, नदी प्रणाली तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की संयुक्त प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हड़प्पा नगरीय व्यवस्था कमजोर हुई, और यही कारण से इसका पतन हुआ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।